नमस्कार ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। और याद करने के लिए बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, मेरे दर्शक भी और मैं भी आपको रोज ही याद करते थे, लेकिन आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। इस वजह से आप नहीं आ पा रहे थे और बहुत से लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा भी था कि ओमकार जी कहाँ हैं। तो अब आप ठीक हो रहे हैं और आपने इस दौरान भी समय निकाला है मेरे लिए, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। आप सर, सबकी प्रार्थनाएं और दर्शक वर्ग की भी दुआएं काम आई हैं और फिर से आप लोगों के बीच में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ममता बनर्जी को फिर जोरदार झटका लग गया सुप्रीम कोर्ट से। सर, ममता बनर्जी को किसी पर भरोसा ही नहीं है। सर, इतनी बौखलाहट किस लिए? देखिए, जब अपने ऊपर से भरोसा डिग जाए तो फिर दूसरों पर भरोसा कैसे होगा। और उनकी तो फितरत है, उनकी तो आदत है। उन्होंने तो जब से राजनीति शुरू की है, और ऐसे कितने मुख्यमंत्री हैं अंजू जी इस देश में, जो मुख्यमंत्री रहते हुए भी धरने प्रदर्शन, सड़कों पर डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए उतर जाते हैं, बयानबाजी करते रहते हैं। कभी प्रधानमंत्री के खिलाफ, कभी गृह मंत्री के खिलाफ, कभी पूरी व्यवस्था के ही खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ तो लगातार ताल ठोक करके उन्होंने, और 3 मुद्दे तो मुझे अभी याद आ रहे हैं। CAA लागू नहीं होने दूंगी, वक्फ संशोधन बिल लागू नहीं होने दूंगी, मेरी लाश पर ये लागू किए जाएंगे। फिर कहा SIR ही नहीं होने दूंगी। तीनों चीजें हुई। और जिस तरीके से एक्चुअल में बंगाल में रहते हुए या तमिलनाडु में रहते हुए आप लोगों के सेंटीमेंट्स केंद्र के खिलाफ करने की कोशिश करते हैं और उसको एक टूल बना करके, हथियार बना करके, और लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अपना सर्वाइवल करना चाहते हैं, ये इससे ज्यादा डर्टी गेम कोई हो नहीं सकता। जो संघीय ढांचे का मूल तत्व है, मकसद है या भावना है, आप उसके खिलाफ जाकर के काम करते हैं। हर बात पर आप सुप्रीम कोर्ट की दौड़ शुरू, कोई भी मुद्दा हो सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि खजाने पर आपका कब्जा है, सरकार आपकी है, वकीलों की फौज आपके पास है। तो आप लीगल टीम को, और वकील भी सब जाने पहचाने वही चेहरे हैं। कभी अभिषेक मनु सिंघवी, कभी कपिल सिब्बल, कभी 1-2 और लोग हैं। वही इन विपक्षी दलों की सरकारों की नुमाइंदगी करते हैं। हाई कोर्ट के लिए भी कुछ चेहरे जाने पहचाने हैं, सुप्रीम कोर्ट के लिए तो सभी जानते हैं। और उनकी दलीलें बड़ी भौथरी होती हैं, बड़ी खोखले टाइप होती हैं, वो टिकती ही नहीं है। चाहे बेंच हो, चाहे खंडपीठ हो, वहाँ चाहे संवैधानिक पीठ ही क्यों ना हो, वहाँ जिस तरह के तर्क वितर्क और कुतर्क दिए जाते हैं, उन पर कई बार हंसी भी आती है, तरस भी आता है। लेकिन कई बार लगता है कि इन वकील साहिबान को भी पैसे कमाने हैं, और क्या है, बिजनेस है इनका। तो इसलिए हर सरकार को ये आश्वासन देते होंगे, जैसे अरविंद केजरीवाल को पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कपिल सिब्बल सलाह दे रहे थे। तो ये क्लाइंट को तैयार करते हैं इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर के दलीलें देते हैं। तो इस मामले में तो अजीबोगरीब कहानी है। सबको पता है, सारे एग्जिट पोल 2 को छोड़ करके वो पूरी कहानी बयान कर रहे हैं कि क्या होने जा रहा है। हम और आप और तमाम विश्लेषक पिछले करीब करीब 3 महीने से जो पब्लिक का सेंटीमेंट है, जो वहां जिस तरीके से लोग इस बार वोकल हुए हैं, किसी तरह की कोई दहशत ही नहीं है, भयभीत ही नहीं है वो। वरना पहले लोग बोलते नहीं थे कि भाई चुनाव के बाद, परिणाम के बाद हिंसा होगी, फिर हमें निशाना बनाया जाएगा, हमारी दुकानों को, हमारे घरों को, हमारी लेडीज को निशाना बनाया जाएगा, मार दिया जाएगा। इस तरह का भय हुआ करता था। इस बार वो भय निकल चुका सब लोगों का। और लेकिन भयभीत कौन है आजकल? TMC के नेता और ममता बनर्जी, क्योंकि उल्टा हो गया, मतलब चक्र ही घूम गया है। अब उनको लग रहा है कि
किसी भी तरीके से जो इनके अपने विश्वास पात्र राज्य कर्मचारी हैं उनको जो केंद्र के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनसे रिप्लेस करा लिया जाए। और नहीं तो मतगणना के समय ही अभी क्या कहा था ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं से कि ये सुनिश्चित हो कि जो हमारे वोट गिने जाएं वो बीजेपी के वोटों में ना मर्ज कर दिए जाए। इसका मतलब क्या हुआ? क्या इसका मतलब ये है कि अतीत में ये खेल होता रहा है कि अगर बीजेपी के हैं या टीएमसी या कांग्रेस के हैं या वामपंथियों के हैं, उनके वोट जो है वो टीएमसी में जोड़े जाते रहे हैं क्या? और चूंकि इस बार अंजू जी हर स्तर पर चुनाव आयोग ने वो सारे एहतियात बरते हैं, जो चालाकियां हो सकती थी उन सबको पकड़ने का पूरा मैकेनिज्म तैयार कर लिया था। तो इसलिए इधर उधर भाग नहीं पा रही हैं ममता बनर्जी, बेबस। क्योंकि अगर देखें एसआईआर ने जितने फेक वोटर थे या जो दुनिया में नहीं है या जिनके दो जगह नाम थे या जो रोहिंग्याज और बांग्लादेशी घुसपैठ करके आए और अपने कार्ड बनवा लिए, वो सब तो खत्म हो गया। 91 लाख जो है मतदाता निकल गए। इसका मतलब जो मरे जिंदे मतदाताओं के वोट डलवाए जाते थे, अभी दुस्साहस देखिए ना। शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि 750 उंगलियां खरीदी गई हैं ताकि उनको पहना जा सके और उसके बाद उसको निकाल करके फिर दूसरा वोट भी डाला जा सके। एक पर स्याही लग गई है, उसको निकाल दो, दूसरी पहन लो। तो ये टेप चिपका देना बीजेपी के सिंबल के ऊपर या नील पॉलिश लगा देना, उन चीजों को खराब करने की कोशिश करना, इस बार ये सारी चालाकी धरी रह गई। तो मुझे लगता है कि मतगणना से पहले ये आखिरी दांव था ममता बनर्जी का, जब वो इस तर्क को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई कि साहब केंद्रीय कर्मचारी जो हैं उनके जरिए चुनाव आयोग और केंद्र सरकार खेला करा सकती है। तो इस बार तो अंजू जी इनके साथ मतदाताओं ने ही खेला कर दिया, इसलिए ये डरी हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने रही सही कसर पूरी कर दी। उसने इनकी याचिका खारिज कर दी। इन्होंने कहा कि जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी रूल एंड रेगुलेशंस हैं वो बिल्कुल सही हैं, उसमें कोई नया आदेश जारी करना। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, ममता बनर्जी को भी पता होगा, कपिल सिब्बल को भी पता होगा, जब एक बार चुनाव घोषित हो जाए, प्रक्रिया शुरू हो जाए, उसके बाद आम तौर पर बहुत ही कोई ऐसी बात हो जाए तो अलग बात है, वरना सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चुनावी प्रक्रिया में दखल अंदाजी करते ही नहीं है। सर, ये जो ममता बनर्जी है, जिस तरह के आरोप चुनाव आयोग पर लगा रही हैं, इस बार आप ये भी तो देखिए ना, हर मुद्दे पर वो कलकत्ता हाई कोर्ट गई, हर मुद्दे पर वो सुप्रीम कोर्ट आई। सर, इतना पैसा इनके पास रहता है, आपने सही कहा, सरकार इनके पैसा इनका तो ये बड़े बड़े वकीलों की फीस दे रहे हैं। एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट को ही कहना पड़ गया था कि भाई एसआईआर तो और राज्यों में भी हुआ, क्या तमिलनाडु में नहीं हुआ, क्या असम में नहीं हुआ, क्या आपके बिहार में नहीं हुआ था? वहां से तो सरकारें कभी इतनी सारी शिकायतें लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंची, लेकिन बंगाल में ऐसा नया क्या हो रहा है? तो ममता बनर्जी को तकलीफ तो सर यही है ना कि उनके वो जो वोटर थे 91 लाख, जिनमें इन्होंने कितने फर्जी जोड़ रखे थे, डुप्लीकेट जोड़ रखे थे, वो सारे के सारे हट गए। तो ममता बनर्जी को दीवार पे लिखी हुई इबारत नजर आ रही है ना इस बार, इसीलिए इतनी बौखलाहट है। वरना आधी रात को सर भवानीपुर में स्ट्रॉन्ग रूम में जाकर बैठने का क्या औचित्य, क्या मतलब? अंजू जी, 13 राज्यों में अब तक एसआईआर हो चुकी है, बिहार समेत। उत्तर प्रदेश में तो 2 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम कटे हैं। चलो, पश्चिम बंगाल में तो 91 लाख कटे हैं। यहां तो कोई छाती नहीं पीट रहा, यहाँ तो कोई हल्ला नहीं मचा रहा, यहाँ तो कोई सुप्रीम कोर्ट या इलाहाबाद हाई कोर्ट नहीं जा रहा है, लखनऊ
कि जो खंडपीठ है उसके पास जा रहा है। भाई अगर किसी के नाम रह गए हैं और जेन्युइन नाम, जैसे मेरा ही नाम रह गया था, मेरे घर में अजीब मजाक हुआ। 4 लोग हैं, मैं, धर्मपत्नी, बेटा और बेटी। बहू का दिल्ली में है तो उसका तो वहां बन गया। हम चारों ने अप्लाई किया और केवल बेटी का बन गया और बाकी 3 के रिजेक्ट हो गए। तो हमने फिर से, जो एक तो तरीका है भाई, आप फॉर्म 6 भर दीजिए, भर दिया और वो बन गए। तो आपके लिए विंडो खुली हुई है ना, अगर कोई मिस हैपनिंग हो गई है तो। या आप हल्ला मचाएंगे, या मैं अपने चैनल पर बैठ करके अपनी वेदना, अपनी पीड़ा जो है वो यहाँ रोना गाना शुरू कर दूं कि भाई हमारे जो है वो मतदाता पहचान पत्र नहीं बने हैं और बड़ा खोट है, बड़ी खराबी है, ज्ञानेश कुमार को तो हटा दो, इसको तो विदा कर दो। एक तरीका है ना। संविधान ने हर नागरिक को कुछ अधिकार दिए हुए हैं, तो उन अधिकारों को आप यूज करिए, लेकिन आपको केवल हल्ला मचाना है, आप सीन क्रिएट करना है और आपको सुर्खियां बटोरनी है। आपको किसी भी तरीके से खुद को एक पीड़ित दिखाना है और केंद्र सरकार को अत्याचारी, आक्रांता, आतताई दिखाना है कि बड़े अत्याचार कर रही है केंद्र सरकार। अरे केंद्र सरकार हो या चुनाव आयोग हो, उसका साफ तौर पर यह कहना है, चुनाव आयोग का काम था SIR का, केंद्र का था भी नहीं। उसका कहना है कि जो योग्य हैं वो मतदाता सूची में रहें, जो अयोग्य हैं, अपात्र हैं, वो मतदाता सूची से बाहर जाए। अब इसमें आपको कोई परेशानी है तो आप जाओ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने तो मतलब बियॉन्ड द लिमिट जाकर के, बल्कि मैं कहूंगा कि अपने सर्वोच्च संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए, जो जुडिशियरी से जुड़े हुए आपके मजिस्ट्रेट थे, जज साहिबान थे, उनको भी रिवीजन वाले काम में लगाया। तो ये भाई, आप किसी पर भरोसा करेंगी या नहीं करेंगी? जो मैंने शुरू में कहा था कि अपने आप से ही भरोसा उठ गया है, क्योंकि वो होने जा रहा है जिसकी उम्मीद इनको नहीं थी। और बहुत सारे इनके यहाँ जो बैठे हुए शुभ चिंतक हैं, रवीश कुमार से लेकर के और तमाम चेहरे जो वास्तविकता में इस देश में सही में विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, वो इनको गाइड करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किन बिंदुओं को उठा करके जो है रायता फैलाना चाहिए। तो ये सब परेशान हाल हैं। और परेशान हाल क्यों हैं? देखिए, भारत का नक्शा सामने बिछाइए, या आजकल तो कंप्यूटर का जमाना है, कंप्यूटर पर खोल लीजिए, आप देख लीजिए हिमाचल और पंजाब को छोड़ करके उत्तर भारत में बंगाल जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी, कहीं किसी के लिए कोई जगह बची है क्या? झारखंड और इसमें जोड़ लो, पूरा भारत का नक्शा, उत्तर भारत का नक्शा, बल्कि पश्चिम तक भी चला गया, महाराष्ट्र से लेकर के, और फिर नीचे उड़ीसा चला गया, और पूर्वोत्तर तो ऑलरेडी बीजेपी के पास है। तो इन लोगों को लग ही रहा है कि सबका एक एक करके सफाया हो गया, सर्जी का हो गया, अब पंजाब में भी जाएगी। हालात ऐसे बन गए हैं, ऐसा रायता भगवंत मान ने फैलाया है पंजाब विधानसभा में, कहीं का नहीं छोड़ा। कहाँ तो नशा मुक्ति का अभियान लेकर के और संकल्प लेकर के आए थे, कहाँ मुख्यमंत्री ही डगमगा रहे हैं विधानसभा में खड़े होकर के। तो ये एक्चुअल में हर एक के कर्म जो है ना, वो यही भुगतने पड़ते हैं आदमी को। आप कितना झूठ बोलोगे, कितना लोगों की आंखों में धूल झोंकोगे। तो ये सारी घटनाएं जितनी हो रही हैं, कभी कोई अलग से एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें उन सब कारणों को गिनाएंगे जिसके चलते ये भगवा क्रांति हमें देखने को मिल रही है पूरे देश में। बिल्कुल सर, तकलीफ तो इसी से हो रही है ना। और सर, भाषा देखिए, डराने धमकाने की राजनीति ममता बनर्जी और भतीजा खूब कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने क्या कहा?
स्ट्रांग रूम के बाहर खड़े होकर। मैं 1 सेकंड में 10,000 लोग इकट्ठे कर सकती हूँ, मुझे गुजरात से नहीं लाने। वो गुजरात उनके दिमाग में खौफ बनकर बैठ गया है, और वैसी भाषा उनका भतीजा बोल रहा है कि देख लेंगे 4 मई को किसका बाप दिल्ली से आकर बचाता है। किसको डरा रहे हैं सर? अब तो चुनौती सर चुनाव आयोग क्या देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए 4 मई के बाद है ना सर। वहां तो अगर जीते तो भी ये लोग बवाल काटेंगे, हारे तो भी बवाल काटेंगे। अभी देखिए कितने सारे लोगों ने बताया कि उनके घरों में आकर पूछा जा रहा है कि तुमने किसको वोट दिया। उनको फर्जी नंबरों से कॉल हो रहे हैं सर, और कहा जा रहा है हम चुनाव आयोग से बोल रहे हैं, आप बताइए आपने किसको वोट किया है। चुनाव आयोग कभी ऐसे फोन करता है? 4 मई के रिजल्ट के बाद अंजू जी लिख लीजिए, कुछ नहीं कर पाएंगे, दुम दबा करके बैठ जाएंगे। और अगर इनके किसी बिगड़ैल समर्थक ने कहीं इक्का दुक्का तोड़ फोड़ पथराव आगजनी वगैरह करने की कोशिश की, ऐसी मरम्मत होगी उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगे। इस बार सीआरपीएफ वहीं रहेगी। नतीजा क्या आना है ये सबको पता है। जब तक नई सरकार का शपथ समारोह ना हो जाए तब तक नाम की कार्यकारी मुख्यमंत्री रहेंगी ये। गवर्नर जो है और केंद्रीय गृह मंत्रालय राज्य को एक तरीके से टेक ओवर कर लेगा, और किसी ने भी कुछ भी कानून के विरुद्ध जाकर के अगर हिंसा करने की कोशिश की, कुछ भी किया, तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। और इनमें से जो लंबी लंबी हाँक रहे हैं ना माइक्स पर बैठ करके, इनमें से बहुत सारे उस दिन जैसे जैसे नतीजे आने शुरू होंगे, ये बंगाल में नहीं दिखाई देंगे आपको। सब बंगाल छोड़ करके सुरक्षित पनागाहों में आसपास के स्टेट में या जहां पर विपक्षी दलों की सरकारें होंगी वहां मिलेंगे आपको। तो ये इतिहास है पश्चिम बंगाल का। जब जब सत्ताएं परिवर्तित होती हैं तब तब सत्तारूढ़ के बेशर्म नेता दुम दबा करके भागे हैं। इनमें से कई आपको नेपाल में मिलेंगे, देख लेना, मेरी बात याद रखना। सर नेपाल में क्या, मुझे तो लगता है वो जो सुरंगें हैं बनाई हुई ममता बनर्जी के पार्टी के लोगों ने बॉर्डर पर, उनसे ममता बनर्जी भी फरार हो सकती हैं। क्योंकि आप देखो बांग्लादेश का एक एमपी है, वो सदन में खड़े होकर चिंता जता रहा था किसकी, भारत में बंगाल को लेकर जो एग्जिट पोल है उसकी, कि वहां पर तो ऐसे एग्जिट पोल आ रहे हैं, उनको डर लग रहा है सर। तो फिर ममता बनर्जी तो डरेंगी ना, क्योंकि वहीं से तो सारे लोग आते थे। अभी वो जो बॉर्डर का इशू था सर, जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा था 127 किलोमीटर जहां फेंसिंग होनी है, वो जमीन दे दो केंद्र सरकार को, वहां पर फेंसिंग है, वहां सिर्फ 8 किलोमीटर जमीन दी, वहीं से भागेंगे सबके सब सर। इसीलिए बॉर्डर खुला रखा है ममता बनर्जी ने। सीन देखने लायक होगा, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, दर्शक निश्चिंत रहें। 4 तारीख को नतीजे आने के बाद ये दुस्साहस नहीं कर पाएंगे हिंसा करने का, और जो दुस्साहस दिखाएगा उसका हाल बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा हाल होगा। आपने देखा नहीं है जब मतदान हो रहा था उस दौरान भी खुद पश्चिम बंगाल की पुलिस जो जी हुजूरी में लगी रहती थी ममता बनर्जी के एक जरा से इशारे पर कुछ भी करती थी, उसी पश्चिम बंगाल पुलिस के अधिकारी और जवान किस तरह टीएमसी के गुंडों को दौड़ा दौड़ा करके पीट रहे थे और घरों से खींच खींच करके गिरफ्तार कर रहे थे। ये एक गंध आ जाती है मशीनरी को, सरकारी मशीनरी को, कि कौन आ रहा है और किसकी विदाई होने जा रही है। और वैसे भी शासन प्रशासन में ये गलतफहमी तो किसी भी मुख्यमंत्री को या पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी को नहीं होनी चाहिए कि सारी ब्यूरोक्रेसी, सारे पुलिस अफसर उसी के हैं। कोई पोस्टिंग की वजह से, कोई प्रमोशन की वजह से, कोई दूसरी वजहों से सरकार से नाराज रहता ही है। तो वो सब जो संभावित आने वाले होते हैं सत्ता में, उनके एक तरीके से मुखबिर बन जाते हैं, उन तक सूचनाएं पहुंचाते हैं। तो वो सारी चीजें तो मतलब ये आप स्वाभाविक रूप से सोच सकते हैं
कि शुभेंदु अधिकारी के पास बहुत सारी सूचनाएं इन दिनों पहुंच रही होंगी। बिल्कुल सर। और दूसरा सर, आप ये देखो, आपने बंगाल की पुलिस की बात की, ममता तो उनको भी डरा धमका रही थी कि आजकल पुलिस वाले मेरी सुनते नहीं है, लेकिन 4 मई के बाद वो कहाँ जाएंगे, हम तो यही रहेंगे, सुरक्षा बल तो लौट जाएंगे। शायद इसी की बात केंद्रीय गृह मंत्री को कहना पड़ा कि 90 दिन तक सुरक्षा बल वहीं पे रहेंगे चुनाव के नतीजे आने के बाद। तो आप सोचिए ममता बनर्जी किस दौर से गुजर रही हैं सर, जिस पर वो दनदनाते हुए हुकूमत चलाते थे, आज की तारीख में कोई उनके साथ नजर नहीं आ रहा है। और जो रीपोलिंग आज हो रही है सर 24 परगना में, वो तो ममता ने कभी सोची नहीं होगी। अभी तो उनका वो चहेता जहांगीर खान है फाल्टा से, उसके यहाँ भी रीपोलिंग की बात हो रही है। तो ममता को तो डर ये लग रहा है ना कि कोई दाव चल ही नहीं रहा है। रीपोलिंग होनी होती तो मेरे विचार से आज हो जाती, या हो सकता है कि कल हो, पर जिन क्षेत्रों में हो रही है, अब फर्स्ट फेज में तो कहीं नहीं हुई, जरूरत भी नहीं पड़ी। और सबसे बड़ी बात क्या है अंजू जी, जो बंगाल 67 के बाद से ही हिंसा के लिए, चुनाव पूर्व हिंसा के लिए, लोगों की हत्याओं के लिए डेड बॉडीज पेड़ पर लटके मिलती थी साहब, क्या इन्होंने जो है अमानवीयता की पराकाष्ठा लांघी है इनके गुंडों ने। जो देखा कि बीजेपी के लिए प्रचार कर रहा है या आरएसएस का बंदा है, टांग दो, मार दो उसको। और पुलिस क्या करती थी, लीपापोती, कोई ऐसा कड़ा एक्शन नहीं है। वरना वही सीन अगर उत्तर प्रदेश में कहीं हो जाए, अभी खुर्जा में आपने देखा होगा, एक बर्थडे पार्टी में केक लगा दिया चेहरे पे, उसको लेकर के तीन लाशें बिछ गई। और जिसने ये काम किया वो 3 दिन के भीतर, योगी सरकार के समय का ये करिश्मा या कारनामा समझ लीजिए या दृढ़ता देख लीजिए, जिसने ये काम किया था वो मुठभेड़ में मारा गया, उड़ा दिया उसको। तो जब ये खबरें जाती हैं तो कानून व्यवस्था तो अपने आप दुरुस्त हो जाती है, और 100 और लोगों को कान हो जाते हैं कि ऐसा अगर आप करोगे, उद्दंडता दिखाओगे, मनमर्जी करोगे, कानून हाथ में लोगे, तो फिर यही होगा। तो ये बंगाल में तो कभी देखने को मिला नहीं, क्योंकि गुंडों को संरक्षण था ममता बनर्जी सरकार का। और देखिए, जब लोगों में नाराजगी होती है ना, उसकी तह लगती रहती है। एक बार किसी ने माफ कर दिया, 2 बार कर दिया, 3 बार कर दिया, अनंत काल तक आपको कोई माफ नहीं कर सकता आपके कर्मों और कारनामों और कर्म कांडों की वजह से। और आरजी कर मेडिकल कॉलेज वाला हो, संदेश खाली वाला हो, एक और केस बीच में हुआ था, आरजी कर मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ रेप हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। और जब बीजेपी ने उनके आंसू पोंछने के लिए, महिलाओं को आश्वस्ति देने के लिए, एक मैसेज देने के लिए उस बच्ची की मां को अपना कैंडिडेट बनाया, तो उसको अपमानित करना शुरू कर दिया टीएमसी के लोगों ने। ये जो होता है ना कि जो सत्ता के घोड़े पर सवार हो जाता है, वो जमीन से कट जाता है। जमीन के सेंटीमेंट क्या है, देखिए, जहां जहां वो लेडी जा रही थी, जो दरवाजों पर खड़ी हुई महिलाएं थी, वो खुद लिपट लिपट करके रो रही थी। बिल्कुल, ये सेंटीमेंट है वहां की महिलाओं का। तो ये भी अगर आप इसका भी अनादर करोगे और उसकी मां को भी अपमानित करने का काम करोगे क्योंकि वो बीजेपी के टिकट पर लड़ रही है, तो फिर तो आपकी अधोगति वही होगी जो होने जा रही है 4 मई को। सर, आपने भी इतने सारे इलेक्शन कवर किए हैं, आपने भी इतनी सारी महिला सीएम देखी हैं, चाहे मायावती हो या जयललिता हो, उमा भारती हो या वसुंधरा राजे हो, उनमें से कभी किसी को महिला विरोधी तो नहीं देखा ना। सबने महिलाओं के हितों की रक्षा ही की। लेकिन ममता बनर्जी तो अनोखी महिला सीएम थी सर। उन्होंने महिलाओं को लेकर क्या क्या टीका टिप्पणियां की। किसी बच्ची का रेप हो जाता तो कहती थी बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई।
इसमें लड़के की कोई गलती नहीं। कैसी कैसी टीका टिप्पणी करके ममता बनर्जी उनको बचाती थी। पहली एकमात्र ऐसी महिला सीएम लगती है मुझको जिन्होंने महिलाओं के ही अधिकारों को कुचला। इसीलिए महिला आज उनके खिलाफ खड़ी। आप महिलाओं की बातें सुनिए जो वोट देने के लिए लाइनों में खड़ी होती है, क्या क्या बोलती है ममता बनर्जी के लिए। फिर ममता को कैसे लगता है कि वो जीत जाएंगी चुनाव। अभी 4 या 5 दिन पहले की बात है, एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें वो रिपोर्टर को कह रही है, बच्ची है करीब 22-24 साल की, उसने कहा कि मैं बीजेपी को वोट इसलिए दे रही हूं ताकि रात को 8 बजे भी अपने घर से निकल सकूं। ये बहुत बड़ी टिप्पणी है, ये बहुत बड़ा टीका है ममता बनर्जी के उस स्टेटमेंट पर जब उसने कहा था कि देर रात घर से बाहर निकलने की जरूरत ही क्या है। अरे क्या कह रही हैं आप? ये आपकी जिम्मेदारी बनती है भाई। देखिए, कोई भी चुनी हुई सरकार हो और ना चुनी हुई सरकार हो, उसकी बेसिक जिम्मेदारी क्या है? लोगों की जान माल की सुरक्षा करना, उनकी संपत्ति की सुरक्षा करना, उनके संवैधानिक अधिकारों को बहाल रखना, उनका दमन ना होने देना, उनके मौलिक अधिकार, उनके मानव अधिकारों की रक्षा करना। शाम को घर से बाहर ही क्यों निकलती हैं? मतलब जितनी लेडीज वर्किंग हैं, जो दफ्तरों में काम करती हैं, जो महत्वपूर्ण पदों पर देश को सेवा दे रही है, बंगाल को सेवा दे रही है, आप कह रही हैं कि अपने घर में वो बैठे चूड़ियां पहन करके और बस रोटी बना करके घर वालों को खिलाती रहें, बाहर निकलने की जरूरत क्या है? उनको राष्ट्र के विकास में योगदान देने की जरूरत क्या है? मतलब इतनी मूर्खतापूर्ण बात कोई मुख्यमंत्री कर सकती है क्या? तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये महिला विरोधी मानसिकता से ग्रस्त हैं। और चलिए, मैं तो कहता हूं देर आए दुरुस्त आए, अब जाने का समय आ गया है। सर, जाने का समय आ गया है। और जितने हमने एग्जिट पोल देखे, आप सोचिए उनको लेकर जो विपक्षी पार्टियों के नेता कह रहे हैं, पिछली बार 2021 में भी तो एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त दिखाई थी, लेकिन नतीजे क्या रहे। तो एग्जिट पोल पर कोई भरोसा नहीं करता। एक तो ऐसे हैं सर जो रोए गाए थे स्टूडियो में बैठकर, प्रदीप गुप्ता, उन्होंने तो अपना सर्वे एग्जिट पोल निकाला ही नहीं। क्या डर गए वो ममता बनर्जी से या क्या हुआ? फिर उन्होंने कहना शुरू किया मेरे लोगों को पकड़ लिया वहां पर। क्या ममता को भी डर लगता है एग्जिट पोल से इस तरह से? उनकी तो साख पहले ही मिट्टी में मिल चुकी है। और इस कांड से, इस कर्म से कि आप बंगाल का एग्जिट पोल ही नहीं दे रहे हैं, रही सही साख को मिट्टी में मिला दिया इस आदमी ने। खुद ही खत्म कर दिया। सर, इस बार एक चीज और हुई। पिछली बार तो ममता बनर्जी ने अपनी टांग पे तुड़वा ली थी और फिर व्हील चेयर पे सारा कन्वेंसिंग किया था, एक ड्रामा था। तब पीके भी उनके साथ थे, आईपैक का साथ था। इस बार तो आईपैक ने भी चुनाव से ठीक पहले जैसे अपना बोरिया बिस्तर समेटा, फंस गए थे वो बुरी तरह से। तो ममता तो अकेली रह गई, उनको कोई आइडिया भी नहीं दे पाए वो कि इस बार ये कांड कर लेना। तो उस मामले में भी ममता बनर्जी पीछे रह गई, वरना सिंपैथी वोट गेन करके नए नए ड्रामे करने में वो काफी माहिर रही हैं। इस बार आपको याद होगा, अमित शाह ने नहीं करने दिया इनको। अमित शाह का एक बयान आया था कि कभी सिर पर पट्टी बांध लेती हैं, कभी पैर पर प्लास्टर लगा करके व्हील चेयर पर घूमने लगती हैं और इस तरह के हथकंडे अपनाती हैं दीदी। तो इस बार वो रास्ता बंद कर दिया था अमित शाह ने। और आप सही कह रही हैं, आईपैक के पास ही सब कुछ था इनका। किस साइज का पोस्टर कहाँ लगना है, कितने साइज का फोटो छपवाना है, कहाँ कितनी बड़ी रैली है, उसके हिसाब से क्या इंतजाम करने हैं, सारा कुछ तो वही प्रचार से लेकर के तमाम रणनीतियां और डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब आईपैक ही देख रही थी। लेकिन आईपैक को भी एक्चुअल में इन्होंने ही फंसवाया है। वरना गैर कानूनी काम करने के लिए अगर उनको प्रेरित ना करते और वो प्रेरित ना होते, वो जो मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला है जिसमें
काले को सफेद करने के मामले में ये धरे गए, गिरफ्तार हुए और अभी 2 दिन पहले जमानत मिली है। तो ये ऐसे कर्म कांडों में अगर आप लिप्त हो जाएंगे किसी मुख्यमंत्री के कहने पर या किसी पार्टी प्रमुख के कहने पर, तो फिर दुर्दिन तो आपके भी आएंगे ना। डाउनफॉल तो ऐसे में आना ही आना है आपका, तो वही हुआ है। सर अभी तो 2 रातें और हैं, ममता बनर्जी इन 2 रातों में पता नहीं क्या क्या करेंगी, मेरे को तो ये लगता है। क्योंकि सर ये जिस तरह से भन्नाए हुए घूम रहे हैं ना, जिस तरह से लोगों को अभी भी डरा धमका रहे हैं घर घर जाकर। अभी 1 दिन पहले आरएसएस के 2 कार्यकर्ता उनके घर पे जाकर नहीं इन्होंने मार पिटाई की है टीएमसी के गुंडों ने। तो बाज तो ये नहीं आ रहे ना सर, वो क्या मरता क्या ना करता। जब आदमी डूब रहा होता है तो हाथ पांव तो मारता है ना, तो ये वही काम कर रहे हैं मुझे लगता है। और पीएम मोदी ने ठीक कहा था कि वो लॉ जब बुझने वाली होती है तो फड़फड़ाती है, तो ममता बनर्जी भी वही सब कुछ कर रही है। लेकिन इस बार इनकी दाल गली नहीं है सर। कलकत्ता हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये जाकर आ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा चुनाव आयोग की ट्रांसपेरेंसी पर ऐसी सुनी सुनाई बातों पर सवाल कैसे उठा सकती हैं सर। इससे ज्यादा लताड़ किसी सीएम को या किसी राज्य की सरकार को क्या पड़ेगी, उनको तो कितनी बार लताड़ पड़ चुकी है। तो अब लगता है सर कि ममता दीदी के जाने का वक्त आ गया है। 40 घंटे के बाद काउंटिंग शुरू होगी, तो देखते हैं उसके बाद क्या नतीजा रहता है। लेकिन सर आपने समय निकाला, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस विषय पर मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखिए। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद।